गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम 12th क्लास सब्जेक्ट इंग्लिश का हमने अभी हाल ही में जो राइटिंग पार्ट है, जो भी कंपोजिशन का पोर्शन है, उसको हमने कंप्लीट किया है और उम्मीद है कि आपको वो समझ में आया भी होगा। यदि किसी भी टॉपिक में कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप उस टॉपिक को एक बार पुनः देखें, धैर्य के साथ देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई परेशानी रहती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको पता है कि हमने जो अभी पिछले 2 लेक्चर से अपना जो टॉपिक लिया हुआ है, एक टॉपिक में आपको मैंने सिलेबस बताया था, आपकी जो टेक्स्ट बुक है और जिसका शीर्षक किताब का है रेनबो। रेनबो आपको पता ही है कि 25 मार्क्स के लिए से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे क्वेश्चन पेपर में। और अब पिछले वर्ष का जो क्वेश्चन पेपर है, हो सकता है आपने न देखा हो, कुछ बच्चों ने देखा भी होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर इस प्रकार से सेट करते हैं कि वो आपको बुक में भी नहीं मिलते हैं, कभी वो आपको पासबुक में भी क्वेश्चन इस प्रकार के नहीं मिलते हैं, तो वो अंदर से डीपली कुछ पूछ लिया जाता है। जैसे कि आपका अभी जिस लेसन की मैं जिक्र कर रहा हूँ, अभी जो हमारा लेसन चल रहा है वाटर, जिसका तात्पर्य है जल, और इसके जो ऑथर हैं नोबेल प्राइज विनर प्रोफेसर चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है ना, ये इसके ऑथर हैं। तो मैं इस लेसन की बात कर रहा था, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं भी कई वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैंने भी इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो बुक में भी नहीं था, कहीं पासबुक में भी नहीं देखा, लेकिन एक आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल अंदर से पूछ लिया। हालांकि था आसान, बच्चों ने, बहुत कम ऐसे बच्चे थे जिन्होंने जब धैर्य के साथ किसी भी किताब को या लेसन को वो पढ़ते हैं, जब प्रत्येक सेंटेंस का अर्थ क्लियर करते हुए पढ़ते हैं, तो वो उस क्वेश्चन का आंसर देने में अपने आप को एबल पाते हैं, समर्थ पाते हैं। लेकिन जो ध्यान नहीं देते हैं, जब किताब पढ़ाई जा रही है तब ध्यान नहीं दिया, उन्होंने वोकैब जो है आपका शब्दकोश याद नहीं किया, केवल आपके जो बुक के पीछे जो भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को केवल याद कर लिया है और समझते हैं कि नहीं हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है, तो वो गलत अपने आप को मानते हैं, वो अपने आप को इनकम्प्लीट माने, क्योंकि अब केवल किताब के पीछे के क्वेश्चंस को तैयार कर लेना ही उस लेसन को तैयार करना नहीं है। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आपका पूरा ही लेसन जो है वो आपको कंठस्थ होना चाहिए। इससे एक क्वेश्चन जो है इसी प्रकार का पूछा गया था, जिसके बारे में भी हम अभी जिक्र करेंगे। तो हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो वाटर लेसन है, ठीक है। लेसन को तो अभी हम इसके बाद डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन इसके जो अभी हम जो पढ़ रहे थे वो थे की पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड दी टेक्स्ट यानी जो भी आपका किताब, जो भी आपकी लेसन है, उसको समझने के लिए जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनके बारे में हम जिक्र कर रहे थे, जिसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए भी थे। मैंने कहा था क्योंकि आप इन पॉइंट्स को एक बार आपको लग रहा होगा कि सर अभी किसकी बात कर रही है, लेकिन एक बात का आप विश्वास रखेंगे कि धैर्य के साथ अगर इन पॉइंट्स को आप समझ लेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपको लेसन बहुत आसानी से और बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, उसके क्वेश्चन भी आपको तुरंत ही याद हो जाएंगे, ठीक है ना, इसकी बात कर रहा हूँ। तो मैंने कल बताया था जैसे कि वाटर एज एलिक्जर ऑफ लाइफ, एक पॉइंट आपको बताया था कि जल जो है वो जीवन का सच्चा अमृत है, वास्तविक अमृत है। तो ये प्रोफेसर सीवी रमन ने समुद्र मंथन से प्राप्त जो अमृत हुआ है वो उसकी बात नहीं कर रही है, वो कर रही है कि मानवीय जीवन में, हमारे जीवन में अगर सच्चा अमृत कोई है तो वो क्या है, जल है, जो कि बिल्कुल आसानी से हमें
प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। एक आपको पॉइंट बताया था, डिफरेंस बिटवीन दी लीबियन डेजर्ट एंड दी वैली ऑफ द नील। तो ये किस कारण से था? उनका एक जगह पे, मैं ऐसी जगह पे खड़ा था जिसके एक तरफ मैं देख रहा था तो मरुस्थल था, और मैं दूसरी तरफ देख रहा था तो वहां पे आपका हरियाली थी, ठीक है ना, वनस्पति थी और पेड़ पौधे थे, जानवर थे, सब कुछ था, लेकिन एक तरफ केवल रेगिस्तान था, मरुस्थल था। तो उसको भी हमने पॉइंट को डिस्कस किया था, और ये आप जब पढ़ेंगे तो इन्हीं चीज़ों पे ये पूरा फोकस रहता है। एक आपने देखा था फॉर्मेशन ऑफ सिल्ट बाय रिवर वाटर, तो मैंने आपको बताया था कि उसका प्रोसेस क्या होता है, कि किस प्रकार से वो जो सिल्ट होती है, जो गाद होती है, देखो सिल्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, पूरे लेसन में ये चलता है, ये मिट्टी के ऊपर, मृदा के ऊपर, ठीक है ना। तो सिल्ट जो होती है वो ऊपर से जब टकराते हुए, एक दूसरे से कंकड़ टकराते हुए आते हैं तो बहुत बारीक हो जाते हैं, और बारीक होते हैं और टकराने के कारण चिकने भी हो जाते हैं। तो वो मिट्टी जो होती है चिकनी मिट्टी हो जाती है, और चिकनी मिट्टी आकर के नीचे जब जमीन पर जम जाती है तो वहां पे जो जमीन होती है वो कैसी हो जाती है? फर्टाइल हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है, ठीक है। तो वो सिल्ट जो है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो वो पूरा जो प्रोसेस है उसको हमने देखा था। एक हमने देखा था कि हाउ द वाटर एड्स द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड, यानी देहात का जो एक नज़ारा होता है, देहात का जो सौंदर्य होता है, उस सौंदर्य में जल की उपस्थिति किस प्रकार से चार चांद लगा देती है, किस प्रकार से बढ़ा देती है। आपको बताया था मैंने, जो भी आपके जलाशय होते हैं, जो भी आपके तालाब होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, बहुत ही मनमोहक होता है, ठीक है ना। वहाँ पे जो भी जानवर होते हैं वो अपनी प्यास बुझाने के लिए आते हैं। इसके साथ साथ सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पे जो प्रतिबिंब उसमें रिफ्लेक्शन बनता है वो भी मनमोहक होता है, ठीक है ना, मन को शांत कर देने वाला होता है। तो इस प्रकार से ये क्या करता है, पानी पानी न केवल हमारी प्यास बुझा रहा है, बल्कि जो पानी, जो जल है, वो निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र के उस गांव के सौंदर्य को बढ़ा रहा है, ठीक है ना। ये भी लेसन में हम इसके बारे में जिक्र करेंगे। इसके बाद अब देखते हैं हम कुछ अगले पॉइंट्स और हैं, जैसे कि देखें the role of rain fed tanks, ठीक है ना, इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे, क्वेश्चन भी हो जाएगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ रेन फेड टैंक्स इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर। तो हम इस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। द रोल ऑफ रेन फेड टैंक्स, फैट मतलब जो है वो फीड होता, फीड फीड फर्स्ट फॉर्म उसकी, सेकंड फॉर्म फैट। तो फीड का मतलब होता है पोषित करना, पोषित करना। तो रोल ऑफ रेन फेड टैंक्स इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर, यानी साउथ इंडियन एग्रीकल्चर में, यानी जो दक्षिण भारत की जो कृषि है उसमें जो रेन फेड टैंक्स होते हैं, जो वर्षा से पोषित तालाब होते हैं, उनकी भूमिका के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो मैं इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। आप जानते हैं कि जो साउथ इंडिया है, दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत के क्षेत्र में आप जानते हैं निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला जो आपकी जो क्रॉप है वो राइस है। सबसे ज़्यादा क्या है? चावल। बस चावल खाया जाता है। और आपको पता है कि धान की जो फसल, जो चावल की फसल होती है, वो पानी में होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि रेन फेड से कहने का तात्पर्य है कि ऐसे तालाब वो होते हैं जब जैसी वर्षा आ जाती है तो बरसात के दौरान वो क्या हो जाते हैं? भर जाते हैं, उनमें पानी आ जाता है। तो उन्हीं पानी के अंदर, उसी तालाब के अंदर लोग जो है उस धान की जो पौध होती है उसको रोप देते हैं और उससे वो अपनी फसल प्राप्त करते हैं। तो ये रेन फेड टैंक्स यानी वर्षा से पोषित जो तालाब होते हैं, इसका दक्षिण भारत की कृषि में एक महत्वपूर्ण रोल होता है चावल को उगाने में, ठीक है ना। इसके बारे में ये था। दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका सक्सेसिव स्टेप्स ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल तो आप जानते ही हैं, मृदा या मिट्टी को बोलते हैं।
और इरोशन भी आप जानते हैं, नहीं जानते बता देता हूँ। कटाव, भूमि कटाव, मिट्टी का कटाव, और फीड का तात्पर्य हो जाता पोषण, ठीक है ना, पोषण करना। ओके, और तो आपको बताइए एग्रीकल्चर आपकी किसी कृषि होती है। तो सक्सेसिव, सक्सेसिव का मतलब क्या होता है? निरंतर कह सकते हैं। सक्सेसिव निरंतर से मतलब एक के बाद एक। सक्सेसिव स्टेप्स, सॉरी, स्टेप्स यानी चरण और सॉइल इरोशन। अब देखो सॉइल इरोशन जो है ऐसा नहीं है कि विद्यार्थियों सॉइल इरोशन एक बार में ही हो गया, कभी नहीं होता। आप लेसन पढ़ेंगे, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे वहां पे, फिर भी जान लेते हैं कि सॉइल इरोशन एकदम से नहीं हो जाता। सॉइल इरोशन के कुछ स्टेप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप्स आप कह सकते हैं कि डिफॉरेस्टेशन कह सकते हैं, ठीक है ना। डिफॉरेस्टेशन मतलब जो हम वनों को काटते जा रहे हैं, जो हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं, तो हम पेड़ों को जो काट रहे हैं वो भी इसी का एक स्टेप है। भूमि कटाव का वो क्या है? एक चरण है। जब भी बारिश आती है, और बारिश आती है तो आपको पता है कि भारत एक ऐसी जलवायु वाला देश है जहाँ पे बरसात का भी एक मौसम होता है, और वो 3-4 महीने के लिए बरसात आती है। तो वो 3-4 महीने के लिए बरसात जब आती है तो वो काफ़ी मात्रा में आती है, ठीक है। और ज़्यादा मात्रा में आती है तो एकदम से वो पानी जो है जमीन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है, वो अवशोषित नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है, वो उस पर, उसकी जो फर्श है, जो मिट्टी है, जो परत है, उस परत के ऊपर बहता है। और जैसे ही वो बहता है तो बहने के साथ साथ वो क्या करता है, वो पानी जो है मिट्टी को काटता है, उसका कटान करता हुआ चलता है, ठीक है। तो कटान करता हुआ जब चल जाता है तो धीरे धीरे पानी की मात्रा बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा पानी और भी मिलेगा, मात्रा बढ़ेगी, फिर वो नियंत्रण में नहीं रहता है और अधिक से अधिक मिट्टी जो है उसके साथ साथ कटती हुई चली जाती है। तो सॉइल इरोशन पानी से भी होता है। हालांकि केवल पानी ही नहीं है, आप देखें तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में जहाँ पे बहुत तेज तेज हवाएं चलती रहती हैं, तो हवाएं भी कभी कभी सॉइल इरोशन को करती हैं, भूमि कटान करती हैं, ठीक है ना, उससे भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मोस्टली जो बेस्ड है वो पानी के ऊपर है कि पानी किस प्रकार से नलियां बनाते हुए, खड्डे बनाते हुए किस प्रकार से तेजी से बहता है, और फिर जब तेजी से मोमेंटम एक प्राप्त हो जाता है तो उसकी गति को हम रोक नहीं सकते हैं। इस प्रकार से फिर अधिक से अधिक भूमि का क्या हो जाता है, कटाव हो जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। अच्छा, इसमें एक और है कि ये तो क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर दी सक्सेस स्टेप्स ऑफ सॉइल इरोशन, कि भूमि कटाव के चरणबद्ध तरीके क्या क्या हैं। तो भूमि कटाव के आप पढ़ेंगे डिटेल में, तब वहां पे देखेंगे कि भूमि कटाव का चरणबद्ध तरीके जो भी होते हैं उसमें पहला चरण तो हमें पता भी नहीं चलता है, वो अननोटिस्ड, यानी हमें तो पता भी नहीं चलता है और पहला चरण जो है कंप्लीट हो जाता है। कि बरसात जब आती है हमें पता भी नहीं चलता और पहला चरण कंप्लीट हो गया, उसने जो है खड्डे बना दिए हैं और उसने काट दिया है। तो वो एक एक करके आगे बढ़ता जाता है। डिफॉरेस्टेशन जो है, वनों का काटना, ये भी एक आपका जो सॉइल इरोशन का कारण है, ठीक है ना। ये बांधों का निर्माण ना करना, बंद ना बनाना, तो ये सभी चीजें हैं। अब देखें आप मेजर मेजर यानी तरीके, मेजर यानी तरीके, टू चेक यानी रोकने के सॉइल इरोशन। तो इसमें ये भी आपका आता है मेजर्स, कह लो मेजर्स टू चेक सॉइल इरोशन, यानी भूमि कटाव को रोकने के क्या क्या उपाय हैं। भूमि कटाव को रोकने के क्या क्या उपाय हैं। तो बस पहला उपाय कि हम प्लांटेशन करें। हमें क्या करना है, प्लांटेशन करना है, वृक्षारोपण करना है। उपाय है, ये आपका क्वेश्चन आता है, 3 से 4 उपाय इसमें आते हैं और वो आपको लिख देते हो तो आपके पूरे के पूरे अंक आपको मिल रहे हैं। जैसे कि प्लांटेशन कह दिया। एक उपाय है आपका कि जो भी जमीन है उस जमीन को टेरेसिंग दी लैंड बोलते हैं। टेरेसिंग दी लैंड यानी जो भी जमीन है उसको समतल कर देना। उसमें क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कहीं पे जमीन में ढलान है, तो जहां पे ढलान होता है वहां पे पानी की गति कैसी हो जाती है, तेज हो जाती है। जैसे ही पानी की गति तेज होगी वहां पे मिट्टी का कटान भी कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा और आगे भी ज्यादा होता चला जाएगा, ठीक है। तो एक तो आपका क्या हो गया कि प्लांटेशन करना है, वृक्षारोपण करना है। एक आपका हो गया टेरेसिंग दी लैंड करना है, कि जमीन जब समतल होगी ना तो समतल जमीन में मिट्टी का कटाव इतना ज्यादा नहीं होता है। दूसरा आपका बंद का निर्माण करना। बंद मतलब जगह जगह पानी को
रोकने की व्यवस्था करना। कि आपको पता है कि इधर से पानी बह के आ सकता है, तो पहले से हमने उसको क्या किया, वहाँ पे बांध का निर्माण कर दिया। तो बंधों का निर्माण करना, ठीक है ना। और आप कह सकते हैं कि पानी को संरक्षित करना किसी तरीके से, जो आपके वाटर हार्वेस्टिंग टैंक होते हैं या जो भी हैं, उनको किसी प्रकार से बनाना, और जो भी बरसात का पानी आ रहा है उसको पानी को उसके अंदर संरक्षित कर लेना लेटर यूज के लिए, बाद में उसका उपयोग किया जा सके। तो ये उसके कुछ उपाय हैं कि किस प्रकार से सॉइल इरोशन को रोका जाए, और सॉइल इरोशन किस प्रकार से होता है, उसके चरण क्या हैं, ये है। दो क्वेश्चन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो इसमें अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, एक ये हो गया। एक पॉइंट आपका है वाई वाटर कंजर्वेशन नेसेसरी इंडिया। कि वाई वाटर कंजर्वेशन नेसेसरी इन इंडिया, कि वाटर यानी जल का, और ये कंजर्वेशन यानी संरक्षण, के जल का संरक्षण जो है भारत में नेसेसरी क्यों है, ये भी समझ लेते हैं। कि जल का संरक्षण भारत जैसे देश के लिए इस प्रकार से आवश्यक है क्योंकि यहाँ पे कुछ पूरे वर्ष के दौरान अगर देखा जाए तो कुछ ही टाइम, कुछ ही पीरियड ऐसा आता है जब यहाँ पे बरसात होती है। तो वो जब बरसात, क्योंकि कुछ देश तो ऐसे हैं जिनमें लगातार बारिश होती रहती है। और आपको ये भी बता दूं कि भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है। और कृषि प्रधान देश है, इसलिए कृषि कब होगी, जब से क्या मिलेगा, जल मिलेगा, पानी मिलेगा। तो हम, क्योंकि अब बरसात तो केवल 4 महीने में होती है, लेकिन हम फसल तो पूरे वर्ष पर्यंत उगाते ही रहते हैं। तो उसके लिए आवश्यकता किसकी पड़ती है, वाटर की पड़ती है। तो हमें अगर उसमें सफल होना है, क्योंकि पूरे वर्ष अगर आपको पानी चाहिए, क्योंकि बरसात तो होने वाली नहीं है और पूरे वर्ष में पानी तो चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वाटर कंजर्वेशन करना पड़ता है। इसलिए भारत जैसे देश में जल का संरक्षण बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पे पूरे वर्ष पर्यंत बारिश नहीं होती है, ठीक है ना। कृषि को सफल बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है, जल संरक्षण की। एक आपका पॉइंट ये हो जाता है। एक है रोल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। देखो, अभी आपसे मैं कह दूं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, कितने प्रकार के ट्रांसपोर्ट हैं। तो आप कह सकते हो कि एयरवेज कह सकते हो आप, जैसे रोड वे के माध्यम से कह सकते हो, ठीक है। और आप जो ट्रेन होता है, जो ट्रैक है, ट्रेन के माध्यम से कह सकते हो, रेलवे कह सकते हो, रेलवे है, रोडवे है, और आपका एयरवे है। लेकिन हमें क्या ध्यान नहीं आता है, वाटरवे। प्रोफेसर सीवी रमन ने सबसे ज्यादा महत्व जो है वाटर ट्रांसपोर्ट पे दिया है। और आपको बच्चों बता दूं, ये क्वेश्चन जो है आपको नहीं मिलता है। व्हाट इज द इजीएस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी सबसे इजीएस्ट या सबसे सरलतम जो वे है, जो तरीका है, जो फॉर्म है, वो ट्रांसपोर्ट का कौन सा है, सुलभ तरीका, सबसे सस्ता तरीका, ठीक है ना, वो आपका वाटर ट्रांसपोर्ट है। और मैं आपको बता दूं कि कहीं भी ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। अब नई बुक्स में हो सकता है जोड़ दिया जाए, और पिछले वर्ष के बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया था। वो बच्चे जिन्होंने वास्तव में सही तरीके से पढ़ाई की थी, अध्ययन अच्छी तरह से किया था, उन्होंने तो इसका जवाब दे दिया था। लेकिन बहुत से बच्चे जो हैं वो गलत करके ही आ गए थे। कोई रोड लिख के आ गया, कोई ट्रेन का लिख के आ गया, ठीक है ना, वो सब अपने स्तर से लिख दिया था। तो यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट जो था वो उसका आंसर था। तो रोल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, आपको पता है कि वाटर ट्रांसपोर्ट जो है सबसे सस्ता कह सकते हैं, ठीक है ना, सबसे सस्ता तरीका है। वैसे तो हम रोडवे के माध्यम से, ट्रेन, रेलवे के माध्यम से, एयरवे के माध्यम से तो हम जो भी बिजनेस है, व्यापार वगैरह कर ही रहे हैं। लेकिन उससे भी सरल अगर करना चाहें तो उसके लिए तरीका कौन सा है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, जिसपे प्रोफेसर सीवी रमन ने जोर दिया। और ये भी उसमें लेसन में बताया है कि हम अक्सर देखते हैं कि हाईवेज जो है उनका निर्माण हो रहा है। हम देखते हैं कि ट्रेन की पटरियां लगातार बिछती चली जा रही हैं, उनका भी विकास हो रहा है। लेकिन कोई भी, चाहे सरकार हो या कोई भी व्यक्ति जो है, इस वाटर ट्रांसपोर्ट को, जो वाटरवेज होते हैं, इनके सुधार के लिए किसी प्रकार का कोई भी कदम नहीं उठाता है, जो कि सबसे सस्ता और सबसे एक सुलभ तरीका माना जाता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनके इर्द गिर्द आपका पूरा ही ये लेसन, जिसका शीर्षक है, जिसका टाइटल है वाटर, ये इन्हीं सभी पॉइंट्स के इर्द गिर्द आपके
घूमता रहता है। अब अगला जो आपका लेक्चर होगा, उस लेक्चर में आप उस लेसन का जो वाटर लेसन है उसको हम उसको डिस्क्राइब करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे और प्रयास करेंगे कि आपको बिल्कुल सही से समझ में आए, कहाँ कहाँ से उसके क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपको मैं एक बार फिर से बता दूं कि लास्ट ईयर यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। मेरे अनुसार अब की बार का बोर्ड एग्जाम में वाटर लेसन से हो सकता है कि कोई लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपका बन जाए, ठीक है ना। तो हम उसकी भी बाद में जिक्र करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। मैं चाहूँगा कि ये सभी पॉइंट्स जो हैं, ये वाले पॉइंट्स एक बार कल वाले जो पॉइंट्स बताए थे उनको आप एक बार फिर से समझेंगे, और जो भी इसकी वोकैबुलरी है आप पूरा नहीं कर पाते हैं एक साथ एक लेसन का, तो एक एक पैराग्राफ करके, जो पहला पैराग्राफ है उसके जो शब्दकोश है वो याद कर लिया, सेकंड का कर लिया, उतना ही उतना हम उसको पढ़ाते जाएंगे, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आप इसको पढ़ते रहें, ठीक है ना, और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।